साइलेंसर नहीं करते हैं ये बात कि जब कभी रेलवे के बारे में बात आता है तो लोग कहता है कि अंग्रेज ने रेलवे हमारे बेनिफिट के लिए बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बात काफी सारे आंकड़े डाल के बताया कि अंग्रेजों ने रेलवे हमारे बेनिफिट के लिए बनाया ही नहीं था, फिर उन्होंने सारा का सारा काम इसलिए बनाया था ताकि उनको मदद मिल सके। दुनिया का पहला रेलवे मैंने नहीं बताया था, बताया हुआ हूँ कि रेलवे बनाने जिससे कि इंटीरियर्स में अपने प्रोडक्ट्स बेच सके। हाँ, तो आप मैं जो कहने जा रहा हूँ आपसे सपोर्ट करते मैं वो बात सर अब अच्छा स्टूडेंट रहिए, हमें खोखला करने के लिए हमेशा कई बार रेलवे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उसके डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें। अब क्या है कि पहला रेलवे फर्स्ट रेलवे वर्ल्ड में 1825 को चला 1825। अब मैं आपको बताता हूँ जब रेलवे ब्रिटेन में जब चलने लगा तो क्या हुआ कि वो वहाँ पे काफी सारे मटेरियल्स को ले जाना, प्रोडक्ट्स को ले जाना, जिसके कारण वहाँ पे काफी सारी आसानी काफी चीज हो गई। उन सबों को देखते हुए 1843 में लॉर्ड हार्डिंज जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने स्टेटमेंट कहा, मैं उसे कोट करता हूँ और वो कोट है कि रेलवे वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कॉमर्स, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री कंट्रोल ऑफ द कंट्री। मतलब अगर हिंदुस्तान का मिलिट्री कंट्रोल को हमें करना है, गवर्नमेंट भी अगर कंट्रोल करना है तो हमें उसके लिए रेलवे सबसे अधिक बेनिफिशियल होगा। 10 साल बाद लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि द इंपॉर्टेंट रोल दैट इंडिया कुड प्ले एज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स एंड एज अ सोर्स फॉर एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटेन वुड बी फैसिलिटेटेड बाय द रेलवे। जितना भी सामान, कच्चा माल अगर हमें हिंदुस्तान से बाहर ले जाना है और वहां से बना हुआ सामान, जिसके कारण हमारे जितने भी आर्टिसंस थे, जितने भी टेक्सटाइल में काम करने वाले लोग थे, जिनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, इन सब चीज के रेलवे सबसे बेटर हो। सर अच्छा है, सर क्या है नाउ द टर्न स्टार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ। जब भारत में रेलवे का निर्माण हो रहा था, उसी समय यूनाइटेड स्टेट्स में रेलवे का निर्माण हुआ। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि हम जो भी लोग रेलवे के कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाएगा, हम उसे 5% नेट रिटर्न देंगे। इसे हम लोग प्राइवेट प्रॉफिट एंड पब्लिक रिस्क बोलते हैं। उस टाइम होता क्या था कि ब्रिटिश के जितने भी बड़े व्यापारी थे या यूरोपियन के जितने बड़े बड़े व्यापारी थे, वो पैसा लगाते थे और वो इसे मुनाफा कमाते थे। आज के टाइम में आपको 5% जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे कम लगता होगा, पूरे 20 साल तक वो पूरी दुनिया में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में एकमात्र प्रॉफिटेबल होता है। उसके बाद जब भारत में रेलवे का जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो प्रत्येक 1 माइल कंस्ट्रक्शन के लिए, जब भी हम माइल बोलते हैं 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, प्रत्येक 1 माइल कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 18,000 पाउंड देना पड़ता था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में 1 माइल के कंस्ट्रक्शन के लिए मात्र 2,000 पाउंड देना पड़ता था। मतलब कि 1 माइल के कंस्ट्रक्शन में हम हिंदुस्तानियों ने 9 गुना ज्यादा पैसा हमने पे किया एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब महात्मा गांधी जब वापस आए हिंदुस्तान में 1915 में, उन्होंने कहा उस टाइम जो रेलवे थी उसका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास वो भी हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सिर्फ ब्रिटिशर्स और यूरोशियंस के लिए होते थे, और जो थर्ड क्लास में इंडियन पैसेंजर्स ट्रैवल किया करते थे, और उनकी हालत इतनी खराब होती थी। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक भाड़ा रेलवे का उस टाइम हमें ही पे करना पड़ता था। और जब ब्रिटिश के व्यापारी अपने माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते अपने सामान को, तो वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ते दर पे ले जाया करते थे। 1870 में उन्होंने कहा कि ठीक है, रेलवे है, हम इंडियनाइजेशन करते हैं रेलवे का, हम क्या काम करते हैं, हम कुछ इंडियन लोगों को अपने पास रखते हैं। तो उन्होंने फिर ये चीज कहा कि हम एक यूरोपियन अगर कोई काम करता है, उस काम के बदले उन्होंने 3 इंडियन को रखा। धीरे धीरे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब काफी सारे गोरे लोग मारे गए, फिर उन्हें इंडियन लोगों की जरूरत पड़ने लगी। तभी वो हमेशा ये चीज सोचते रहे कि हम उसी इंडियन को डालेंगे जिसके या तो मम्मी पापा ब्रिटेन में रहे हैं या तो ग्रैंडफादर ब्रिटेन में रहे हैं, और वहीं से हमने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की शुरुआत की। धीरे धीरे फिर भी उन्होंने, जब हम बात करते हैं कि कौन से पोस्ट पे कितने लोग थे, तो डायरेक्टर से लेकर टिकट कलेक्टर तक सारे के सारे लोग जो है ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, और जो रेलवे के सबसे मीनियल जॉब्स हुआ करते थे, उस काम को करने के लिए इंडियंस को रखा गया था। आफ्टर दैट अब क्या है कि आजादी के 100 साल बाद अब पूरे सीन चेंज हो चुका है। नाउ जो ब्रिटेन की जो रेलवे है, उसके चलाने वाली जो प्रिंसिपल टेक्निकल कंसल्टेंसी फर्म है, जिसका नाम है रेंडल पामर इंस्टीट्यूट, वो क्या करती है कि वो अपने सारे के सारे इंजीनियर्स इंडियन को हायर करती है और सारी कंसल्टेंसी इंडियन पीपल से लेती है। मतलब अब भारत के नागरिक जो है, भारत के जो इंजीनियर्स हैं, जो IITN और जनरली बाकी जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग जो है ब्रिटिश के रेलवे को चलाते हैं। जर्मनी का विद्वान हीगल है, हीगल ने कहा एक बार कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब बार बार हिंदुस्तान आजाद नहीं होगा, बार बार हम गुलामी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब डॉक्टर शशि थरूर इस किताब को विमोचन करने के सिलसिले में जब लंदन में थे,
अचानक वहां पे तूने ब्रिटिश जर्नलिस्ट मिली, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट, उसने कहा कि आश्चर्यजनक बात है आपने इतनी बड़ी किताब लिखी, मेरे बेटे यहाँ पढ़ते हैं, उनको ये तक भी नहीं पता कि ऐसा हुआ था। मतलब ये क्लियर कट बात उन्होंने बताया कि यहाँ पे मेरे बच्चे वेस्टमिंस्टर में पढ़ते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स का ये क्लियर कट प्लान है कि उन्हें दुनिया को नहीं बताना या अपने भी बच्चों को नहीं बताना कि तुमने जो कॉलोनियल हिस्ट्री में दुनिया को कितना लूटा, दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ क्या क्या किया, ये बात उन्हें किसी को नहीं पता है। इसलिए भारत में एक प्रिंसिपल है कि लेट्स फॉरगिव एंड लेट्स फॉरगेट। आओ हम भूल भी जाएं और हम माफ भी कर दें। बट एक चीज हमें याद रखना है, हमें ये चीज हमेशा बताना कि कितने 200 साल तक हमें भी कैसे सहन करना पड़ा, बाकी जितने भी चीजें कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ गया। सो द लाइन जिसके साथ मैं इसे कोट करूंगा, लेट्स फॉरगिव बट लेट्स नॉट फॉरगेट। अब हम उन्हें माफ कर दें, लेकिन हम ये चीज ना भूलें कि हमारे साथ क्या क्या हुआ उन 200 साल में। धन्यवाद।